किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, भोजन में स्वाद का वही महत्व है जो हमारे शरीर में प्राण का है। और जब बात हम स्वाद की करें तो हम अचार को कैसे भूल सकते हैं, और अचार में भी जब नींबू और मिर्ची के अचार की बात हो तो क्या कहने हैं। किसान भाइयों, नींबू, क्या आप जानते हैं कि नींबू उत्पादन में हमारा देश विश्व में पहले नंबर पर आता है। नींबू एक बहुउपयोगी फसल है। इसका प्रसंस्करण कर आप अचार बनाते हैं। इसको शरबत भी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जब बात जायका बढ़ाने की हो तो सलाद में सबसे पहले हम काट कर नींबू ही तो डालते हैं। और जब बात जायके की हो तो हम छोटी छोटी हरी मिर्चों को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ हरी मिर्ची और नींबू एक साथ मिल जाएं तो बुरी नज़र वाले का तो भाई हम सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन तब क्या किया जाए जब नींबू और मिर्ची को ही नींबू मिर्ची की आवश्यकता पड़ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि किस प्रकार से हम नींबू और मिर्ची की फसल को कीट एवं रोगों से बचा पाएं। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उद्यानिकी फसलों में माइक्रो इरिगेशन क्षेत्र बढ़ेगा। जायद में लगाएं मूंग। बहुफसली गाही यंत्र थ्रेशर। सूरजधारा योजना और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि उद्यानिकी फसलों में माइक्रो इरिगेशन का क्षेत्र बढ़ाने की कार्य योजना बनाई जाए। सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए मांग और आपूर्ति के अनुसार इस तरह योजना बनाएं जिससे किसानों को लाभ हो। मुख्यमंत्री ने यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करें जिससे बाजार में उद्यानिकी फसलों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान नहीं हो। साथ ही जिन उद्यानिकी फसलों की देश विदेश में मांग हो और बाजार में संभावना हो, उन फसलों के उत्पादन बढ़ाने की रणनीति भी बनाई जाए। गर्मी में मूंग की सबसे ज्यादा खेती गेहूं की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में की जाती है, परंतु मूंग की बुआई में मार्च माह के बाद जैसे जैसे विलंब हो जाता है वैसे वैसे मूंग या उड़द की उपज में कमी आने लगती है और फसल की कटाई के समय वर्षा होने का भय बना रहता है। इसलिए 10 अप्रैल के बाद मूंग की बुआई करने की अनुशंसा नहीं की जाती। यदि किसान भाई को गेहूं की फसल के बाद मूंग की खेती करना है तो गेहूं की कटाई के 7 दिन पहले खेत की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और गेहूं की फसल काटते ही मूंग के लिए खेत तैयार कर बुआई कर देनी चाहिए। यह मिट्टी में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए खाद्य पदार्थों का काम करता है। बहुफसली गाही यंत्र थ्रेशर, यह बड़े खेतों वाले किसानों तथा भाड़े पर दिए जाने के लिए विकसित किया गया है। यह गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, सोयाबीन, अरहर तथा सूर्यमुखी जैसी फसलों की गाही के लिए उपयुक्त है। यह 20 अश्वशक्ति की 3 फेज विद्युत मोटर या 35 अश्वशक्ति ट्रैक्टर पीटीओ द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसमें स्वचालित फसल भराई के साथ शूट, पत्तीयुक्त सिलेंडर, 3 एस्पिरेटर ब्लोअर, अवतल छलनियाँ, हिज प्रणाली तथा रबर के परिवहन पहिए लगाए गए हैं। इस इकाई के साथ अवतल छलनियाँ तथा परिवर्तनीय सिलेंडर गति प्राप्त करने के लिए बेल्ट तथा पुली का सेट प्रदान किया जाता है। सूरजधारा योजना, यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है जिसका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को अलाभकारी फसलों किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना, जिसमें उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा दिए गए अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी व तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हेक्टेयर की सीमा तक प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य फसल का बीज चाहने पर प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत 25% मूल्य का बीज या नगद राशि किसान को देनी होती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वे अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी या जिला उपसंचालक कृषि से मुलाकात करें। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पिछले दिनों लगातार बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम के बोर झड़ने की संभावना है। अतः आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था पर 100 ppm दर से प्लानोफिक्स दवा
1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में 5 लीटर प्रति पंप घोल बनाकर बांस की सहायता से आम के पेड़ों पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के अंतर से करें। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। ताल में न्यूनतम 2,800 रुपए और अधिकतम 2,888 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 2,600 रुपए और अधिकतम 2,751 रुपए। खुरई में न्यूनतम 2,600 रुपए और अधिकतम 2,800 रुपए और राजगढ़ में न्यूनतम 2,727 रुपए और अधिकतम भाव 3,275 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम 4,220 रुपए। दमोह में न्यूनतम 3,760 रुपए और अधिकतम 4,090 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,571 रुपए और अधिकतम 3,799 रुपए और नीमच में न्यूनतम 2,601 रुपए और अधिकतम भाव 3,931 रुपए रहा। अंत में जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। पिपरिया में न्यूनतम 2,200 रुपए और अधिकतम 5,050 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 3,200 रुपए और अधिकतम 3,812 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 4,050 रुपए और खरगोन में न्यूनतम 3,771 रुपए और अधिकतम भाव 5,050 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप नींबू और मिर्ची की फसल को रोग एवं कीटों से बचा सकते हैं। हमें जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय यादव। नींबू के पौधे में हम जहाँ तक देखते हैं कि जो प्रमुख रूप से बीमारी आती है
वो सिट्रस कैंकर, जिसे कि हम नींबू का कैंकर के नाम से जानते हैं। ये बीमारी जो है ट्रू कैंकर भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बीमारी आती है वो वास्तव में एक जीवाणु के द्वारा आती है जिसका नाम है ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, और ये बैक्टीरिया जो है इसका प्रमुख रोग कारक है। इस बीमारी के लक्षण जो हैं पौधे के पूरे वायवी भाग पे हम देखें तो सभी जगह हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो पत्ती हो, तना हो, जो शाखाएं हैं, बल्कि उसके फल और जो कांटे होते हैं उसके ऊपर भी जो है, इन पत्तियों के ऊपर भी आपको रोग कारक दिखाई देगा। रोग की जहाँ तक पहचान की बात है, किसान भाई इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ये चूँकि जीवाणु के द्वारा होती है, इसमें जो जीवाणु है वो पत्ती की निचली सतह से अपना संक्रमण प्रारंभ करता है। जब ये अपना संक्रमण प्रारंभ करता है तो वहाँ पे पत्ती के निचली सतह पे पनीले हरे से कलर के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे प्रारंभिक अवस्था में हरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब रोग का संक्रमण बढ़ता जाता है तो ये धूसर और भूरे रंग के हो जाते हैं और कठोर कड़े हो जाते हैं और कॉर्क के समान दिखाई देने लगते हैं। और इन जो कॉर्क के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं उसके बीच में गड्ढे से बन जाते हैं। ये संरचनाएं ना सिर्फ आपके पत्तियों पे बनती है बल्कि आपकी शाखाओं एवं फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं। पत्तियों एवं फूलों, जहाँ तक पत्ती एवं फलों के ऊपर हम अगर लक्षणों की बात करते हैं तो पत्तियों पे जहाँ पे ये धब्बे बनते हैं कॉर्क के समान, उसके चारों ओर आपको एक पीले कलर का घेरा दिखाई देता है। ये पीले कलर का घेरा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जो जीवाणु का संक्रमण है उसके कारण इन पत्तियों के ऊपर आ जाता है। जबकि फलों के ऊपर ये पीले कलर का जो गोला है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जहाँ तक हम बात करते हैं इस रोग के कारण जो पौधे को नुकसान होता है, अगर ये पूरी पत्तियों की शाखाओं पे आ जाता है तो पत्तियाँ जो हैं परिपक्व होने के पूर्व ही गिर जाती हैं। अगर इसका संक्रमण फलों के ऊपर होता है तो हम सभी किसान भाई समझते हैं कि जब भी हम बाज़ार में जाते हैं ऐसे फलों को लेके तो हमको बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। जहाँ भी इस रोग का संक्रमण होता है वहाँ पे पौधे की टहनियाँ जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में पूरा का पूरा पौधा जो है कमज़ोर हो जाता है। किसान भाई ये ध्यान दें कि इस रोग का संक्रमण बारिश की अवस्था में तेज़ी से फैलता है, क्योंकि जब बारिश का पानी गिरता है तो ये बैक्टीरिया उस पानी के साथ धीरे धीरे दूसरे पौधों पर भी गिरता है और वहाँ से छिटक के दूसरे स्वस्थ पौधों या स्वस्थ भाग पे जब पहुँचता है तब वहाँ से भी ये बैक्टीरिया जो है संक्रमण पैदा कर देता है। मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया जीवाणु जो है हमारा ये स्टोमेटा, जो कि नेचुरल ओपनिंग होती है, या फिर किसी भी घाव के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करता है। रोग के पहचान के लक्षण अगर इस तरह से हम किसान भाई अपने खेतों में देखते हैं तो उसके लिए हम निदान भी हमारे को आवश्यक है कि उसका निदान किस तरह से करना है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई जो संक्रमित पौधे की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको अलग कर दें, अलग करके इनको नष्ट कर दें, जलाकर नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इसका रूट स्टॉक नींबू का यूज़ कर रहे हैं वो स्वस्थ पौधे से होना चाहिए, एवं हम इसकी खड़ी फसल में जो हमारा पौधा खड़ा हुआ है अगर हम उसमें रोग का नियंत्रण करना चाहते हैं तो रोग के नियंत्रण के लिए आप इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक का 1000 ppm का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एवं बोर्डेक्स मिक्सचर 1% इसको भी मिला के हम पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह आप नींबू के पौधे में रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। एवं ये कोशिश करें कि जब भी हम पौधे बाहर से भी मंगाते हैं उनका स्रोत जो है वो हमको मालूम होना चाहिए, वहाँ पे ये पौधे पूर्व में रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पौधों को हम लोगों को लगाने के लिए अपने खेतों में प्रेफर करना चाहिए, वहाँ पे सुनिश्चित करें। इस तरह से आप इसका सिट्रस कैंकर का भी रोकथाम कर सकते हैं। अब किसान भाई चाहें तो दूसरे भी जो पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे मिर्च का भी पौधा आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है पास में, तो मिर्च में भी एक बीमारी है जिसे हम एंथ्रेक्नोज या श्यामवर्ण बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ये एंथ्रेक्नोज बीमारी जो है कोलेटोट्रैकम कैप्सिकी नामक फफूंद से आती है। इस फफूंद के जो बीमारी के लक्षण हैं इसमें 2 तरह से आते हैं। इसमें पौधा ऊपर से नीचे की तरफ जब सूखने लगता है तब हम इसे डाइबैक बीमारी कहते हैं। इसके अलावा डाइबैक के अलावा भी पौधे में जो फल लगते हैं उसमें जो फल हैं वो पकने की अवस्था में आप देखेंगे कि उसमें गोल धब्बे बन जाते हैं और उसमें बारीक बारीक काले रंग की बिंदु के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो कि वास्तव में इस रोगजनक के जो बीजाणु हैं वो होते हैं। इससे बाजार भाव तो घटता ही है एवं पूरा पौधा भी धीरे धीरे आपका नष्ट हो जाता है। हमको अगर
मिर्च में डाइबैक या एंथ्रेक्नोज का श्याम वर्ण का नियंत्रण करना है तो उसके लिए आप जो रोग ग्रसित भाग है उसको काट करके अलग करके नष्ट कर दें। इसके अलावा जो आपकी खड़ी फसल है उसमें भी आप मैनकोजेब नामक दवाई अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैनकोजेब दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप इस बीमारी का भी नियंत्रण कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि को मुनाफे का सौदा कौन नहीं बनाना चाहता है, और इसी के लिए हम परंपरागत खेती के साथ साथ कहीं ना कहीं आधुनिक खेती से भी धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। और आधुनिक खेती में ना केवल हम उन्नत तकनीकों की बात करते हैं, बल्कि उन्नत कृषि यंत्रों का भी हम सहारा लेते हैं। और जब हम इनका प्रयोग अपने खेतों पर करते हैं, खेती में करते हैं, तो ना केवल हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, समय बचता है, और इसी के साथ ढेर सारा जो हमें एक डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो जाए जिसके कारण हमारी फसल खराब हो जाए, इन सभी खतरों से भी हम हमारी खेती को बचा सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं कुछ और जानकारी। जब किसी उबड़ खाबड़ खेत का चुनाव किया जाता है खेती के लिए, तो सबसे पहले हम मोल्ड बोर्ड प्लाऊ और लेवलर का उपयोग करके खेत को तैयार करते हैं। तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का चुनाव हम इसलिए करते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारा खेत उबड़ खाबड़ है तो उसको पलट दिया जाए और उसमें कई सालों से पल रहे खरपतवार और कीट और बीमारियाँ ये सूर्य प्रकाश में आ कर के नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मोल्ड बोर्ड प्लाऊ के द्वारा जो है ज़मीन की जुताई करें। उसके पश्चात हमको लेवलर का उपयोग करना है। तो लेवलर के द्वारा हम खेत का समतलीकरण करते हैं। समतलीकरण का विशेष लाभ ये रहता है कि हमारे खेत में जल का और साथ में जो हम उर्वरक देते हैं उसका वितरण एक समान होता है। जब कभी हम कोई भी कृषिगत क्रियाएं करते हैं तो वो एक समान रूप से संपादित की जा सकती हैं और हमको अपने यंत्रों की दक्षता, उनकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी मिलती है, बढ़िया क्षमता से काम करते हैं। तो हमको पहले खेत को तैयार करना है। अब खेत की जुताई, उसके समतलीकरण के बाद में बात करते हैं हम कि खेत में हमको बुवाई कैसे करना है। तो खेत की तैयारी करने के लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कल्टीवेटर की। जो पहले चिसल कल्टीवेटर आता था, इसके अलावा किसान भाई आजकल रोटावेटर भी उपयोग करने लगे हैं। सोयाबीन वाले क्षेत्रों में जहाँ कहीं खरपतवार उगाते हैं तो वहाँ पर हम पंजी वाला जो कल्टीवेटर है, जिसको डकफुट कल्टीवेटर कहते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। अब इन यंत्रों का उपयोग, रोटावेटर, कल्टीवेटर, इनका उपयोग जो है खेत की तैयारी के लिए किया जाता है। जहाँ पर रेतीली मिट्टी रहती है वहाँ पर कुछ किसान भाई हैरो का भी उपयोग करते हैं। अब खेत हमारा तैयार हो जाए, उसके पश्चात में हमको बुवाई करनी है। तो बुवाई से पहले बीज को तैयार करना है।
तो सीड ट्रीटमेंट ड्रम का उपयोग करें और बीज का उपचार कर लें। कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक दवाओं से या कि राइजोबियम पीएसबी जैसे कल्चर से आप सीड ट्रीटमेंट ड्रम में बीज का उपचार कर सकते हैं। उसके पश्चात में हमको बुवाई मशीन की ओर देखना है। तो आजकल बुवाई मशीनों में भी बहुत अच्छे संशोधन हुए हैं और सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल भी आ गई है, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल भी आ गई है, जिसमें जीरो टिल वाले टाइन्स लगे हुए हैं, अर्थात आप सीधी बोनी कर सकते हैं। साथ ही 2 पेटियां हैं खाद और बीज के लिए। इसके अलावा इन मशीनों में और भी अच्छा सुधार किया गया है, रोटो सीड ड्रिल, और इसके अलावा स्ट्रिप रोटो सीड ड्रिल भी आ गई है। ये मशीनें हमारी संरक्षित खेती में भी काफ़ी उपयोगी हैं। इन मशीनों के द्वारा हम सीधे खेत की तैयारी और बुवाई एक साथ कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं सामान्य सीड ड्रिल उपयोग में आ रही है तो वहाँ पर किसान भाई जो है उर्वरक का उपयोग पहले कर लें, और जहाँ सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है, ये जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है, तो वहाँ पर हम इन मशीनों का उपयोग करें तो संरक्षित खेती भी कर सकते हैं। अब बुआई के पश्चात में हम ध्यान देते हैं निदाई गुड़ाई के लिए, तो पावर वीडर आजकल उपलब्ध हैं, और जैसे दूसरी फसलें हैं तो उनमें ट्विन व्हील हो है या पैडी वीडर हैं और अन्य प्रकार के वीडर भी उपलब्ध हैं, तो इससे खरपतवारों का प्रबंधन किया जा सकता है। कटाई के लिए हम ध्यान रखें कि कटाई में आजकल हंसिए के अलावा जो है कुछ इम्प्रूव्ड हंसिए भी निकले हुए हैं, जिनको नवीन सिकल भी कहा जाता है। इनका उपयोग किया जा सकता है। जहां बड़ा रकबा है तो किसान भाई रीपर का उपयोग कर सकते हैं। आजकल रीपर कम बाइंडर भी उपलब्ध हैं, तो कटाई और साथ में पूले बांधने का काम या गट्ठे बांधने का काम एक साथ किया जा सकता है। अब कटाई के उपरांत में हमको ध्यान देना है कि हमारी फसल की गहाई बहुत अच्छी हो, तो गहाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का भी किसान भाई उपयोग करते हैं, जो कि एक साथ कटाई और गहाई कर देता है। और जहां फसल अलग से काटी गई है वहां पर हम मल्टी क्रॉप थ्रेशर का उपयोग करते हैं। तो मल्टी क्रॉप थ्रेशर में हम जालियों को बदल करके और अलग अलग फसल की गाहनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यंत्रों का उपयोग करके हम बुवाई से लेकर खेत की तैयारी से लेकर के और कटाई गहाई तक के काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में बात आती है कि हमारी फसल की कटाई हो गई, गहाई हो गई है, उसको सुखा करके उसका जो नमी है उसका परीक्षण करके कि लगभग 10% नमी हो। उसके पश्चात में हमको फसल की ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग के लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे यंत्र आए हैं, जैसे कि सोयाबीन फसल में देखा जाए तो स्पाइरल सीड ग्रेडर है, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा यंत्र है, जो कि आजकल हर घर में उपलब्ध रहता है। तो सोयाबीन की ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इस स्पाइरल सीड ग्रेडर में और भी जो गोल दाने वाले अनाज हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है, उनकी भी बिनाई छनाई का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेविटी सेपरेटर भी आते हैं, अन्य भी ग्रेडर आते हैं जो कि छन्ने बदल करके और हम विविध फसलों की साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग का काम हो गया। उसके पश्चात में जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उनके लिए सिलाई की मशीन है, वजन की मशीन है। तो इन मशीनों के द्वारा आप अपने उत्पाद को बीज में उपयोग करके और किसानों के पास में पहुंचा सकते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि किस प्रकार से आप नींबू और मिर्ची में रोग एवं कीट प्रकोप से अपनी खेती को बचा सकते हैं। साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार से आप कृषि में यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।